समाज है, उन सब समाजों से सबसे ज्यादा बदतर तरीके से किए तो आदिवासी किए। तो आदिवासी कैसे खतरा हो सकता है भाई इस देश के लिए? तो बहुत गंभीर है और हमारा सीधा सीधा आरोप है कि भाजपा कांग्रेस ये व्यापारियों की पार्टी है, इनके पूरे इनके नेताओं के व्यापारिक संबंध है, सुलझाकर रहेगा। तो यह जो है ये छोटी छोटी साजिश है, सभी सरकारी साजिश का हिस्सा है, कांग्रेस हिस्सा है, बीजेपी हिस्सा है और इनका सीधा सीधा व्यापारिक गठबंधन है, कुछ नहीं है। डिपार्टमेंट बनाए तब से और कई सारे बच्चों पर बलात्कार भी हुआ है और जब भी बलात्कार होता है आदिवासी रोड पर आता है तो भाजपा के और कांग्रेस के नेता गूंगे हो जाते हैं। अगर वो कांग्रेस तो उसको रोकने के लिए हम लड़े, तो उनके अंग्रेजों के जाने के बाद में हमें बता दिया गया कि आप आजाद हो चुके हो और फिर इनका पुलिस प्रशासन आता है। अब आजाद देश में अगर आप कोई भी आंदोलन करते हो तो आदिवासी कभी भी किसी साधन संसाधन को जमा करने की या जमाखोरी की नीति से नहीं जीता है। वो जितना है उसकी वास्तविकता को पहचानते हुए जितना ज्यादा हो सके मैं उसकी रिस्पेक्ट करूं और मैं खुश रहूं। साथियों, बीते 5 से 7 दिनों के बाद आज मुझे और मेरी टीम को यह सौभाग्य प्राप्त हुआ कि हम उस शख्सियत से मिलने जा रहे हैं जिन्होंने इस महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 में राष्ट्रीय गोंडवाना पार्टी को तकरीबन 10 सीटों पर थर्ड फ्रंट और लगभग 3 सीटों पर सेकंड फ्रंट बनाकर के खड़ा किया है और ऐसी उम्मीदवारी पेश की है, ऐसी जागरूकता उन्होंने दिखाई है अपने इस पार्टी के प्रति और ऐसी ललकता कि जिससे इस पार्टी ने इस समूचे विदर्भ विधानसभा क्षेत्रों में चुनावी समीकरण को तब्दील कर दिया है, जहां वे एक नए जोश, नए संघर्ष और नए सैलाब के साथ में आगे आई है। इससे पहले कि हम काफी सवाल जवाब उनसे करें, हम आपको बता दें कि वे व्यक्ति जिनका नाम राकेश राजू भलावी जी, जो कि राष्ट्रीय गोंडवाना पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष है, उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि ऐसी क्या वजह रही कि उन्होंने सबसे ज्यादा तवज्जो विदर्भ क्षेत्र को चुना। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। नमस्कार। मैं आप सभी को क्रांतिकारी सेवा जोहर करता हूँ। मेरा नाम राकेश भलावी है। मैं महाराष्ट्र विदर्भ नागपुर से रहने वाला हूँ और राष्ट्रीय गोंडवाना पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर यहाँ पे मुझे कार्यभार दिया गया है। हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है डॉक्टर उर्मिला सिंह मार्को जी और हमारे जो प्रभारी है यहाँ पे महाराष्ट्र के प्रवीण सिंह कुमरे जी, उनके द्वारा मुझे यह कार्यभार दिया गया है। और जैसा कि अभी हम लोग जानते हैं कि मध्य भारत में सबसे ज्यादा जो बहुल ट्राइब्स वो महाराष्ट्र के विदर्भ में आते हैं। जैसा मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, वैसा ही जो ट्राइब्स का जो सबसे मेजर एरिया है और जहाँ पर सबसे ज्यादा फॉरेस्ट और डेंस एरिया आपको मिलेगा तो वो विदर्भ में है। और उस वजह से यहाँ जिस भी तरह के भी प्रॉब्लम्स और जो भी समस्याएं खड़ी हो रही है तो हमें लगा कि हमें विदर्भ में फोकस करना चाहिए। इस वजह से हमने यहाँ पे अपनी सीटों को 17 सीटों पे लगभग हम अभी समर्थन में है और 6 से 7 सीटें हमारी अधिक सीटें हमारी लड़ रही है। सर, जिस तरीके से देखा जाता है, आप एक राजनीतिक व्यक्ति होने से पहले सामाजिक व्यक्ति है और वर्तमान में राष्ट्रीय गोंडवाना पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी है। तो सर, सामाजिक स्थिति के ऊपर हम प्रकाश डालें हम इस विदर्भ क्षेत्र में आदिवासियों की। तो उससे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप हमें ये बताएँ हमारे चैनल के माध्यम से हमारे दर्शकों को और जानने वालों को कि भारत में आज़ादी के पहले आदिवासियों की क्या स्थिति थी और आज़ादी के बाद भारत में आदिवासियों की स्थिति में कितना परिवर्तन आया है? भारत में जैसा कि हम सब देखते हैं कि सिर्फ आदिवासी ही नहीं तो किसान, मजदूर और जो सर्वहारा समाज है वो देश आजादी के पहले स्वतंत्र था और देश आजादी के बाद से उनको धीरे धीरे एक सोची समझी साजिश के तहत गुलाम बना दिया गया। संविधान हमारा और हमारे संवैधानिक अधिकार बहुत खूबसूरती से रखे गए। जब देश आजादी की बात आई तब हर समाज, हर वर्ग, चाहे वो कोई भी हो, वो खुलकर सामने आया, लड़ा। अब उसमें अपवाद और वाद बहुत सारे हैं। इतिहास अपने अनुसार उस वक्त की परिस्थितियों के अनुसार है और लिखने वालों ने उसमें अपने अनुसार जो सुविधाएं हो सकती थी वैसा रखा हुआ है। तो भ्रम पैदा होना उस स्थिति में वो एक वास्तविक बात है। और पर हमें आज अगर हम आदिवासियों की स्थिति में अगर मैं बोलूँ खास करके तो मुझे पूरी तरह से आदिवासियों को गुलामी ये शब्द तो बहुत छोटा है, उनका इस तरह से दमन कर दिया जाए कि वो उनके जो यानी मानव होने पर ही प्रश्न चिन्ह निर्माण कर दिए जाए। तो मुझे लगता है कि हम उस अरे इस व्यवस्था में देश आजादी के पहले काफी मजबूत और काफी हमारे अधिकार और हमारे जो क्षेत्र है वो सुरक्षित थे। देश आजादी के बाद में हमें पूरी तरह से असुरक्षित कर दिया गया है और इसका सीधा सीधा कारण ये है कि
जिस तरह से कांग्रेस ने हमेशा सत्ता में रहकर और उसकी जो उसने कुछ ही लोगों तक अपने यानी प्रस्तावित लोगों को के हाथ में सत्ता दी है और जो ढोंग किया है उसने और जो जिस तरह से उन्होंने आदिवासियों के खिलाफ में छुपी हुई साजिश को कभी पहचाना नहीं या हो सकता है कि वो उसमें शामिल रहे हो क्योंकि हमको देश चाहिए, हमको देश का विकास चाहिए, तो हमें देश के विकास के लिए हमको मिनरल्स चाहिए, हमको देश के विकास के लिए फॉरेस्ट चाहिए। हम आदिवासियों की लड़ाई कभी भी इस देश में अंग्रेजों के खिलाफ में सत्ता या किसी ऐसे परिवर्तन या हमको किसी मुख्य धारा में आना है उस वजह से थी ही नहीं। हमारी मुख्य लड़ाई थी कि अंग्रेज भी आए तो उन्होंने हमारे जंगलों पे हमला किया। हम उस जंगल की कटाई और जिसको आदिवासी अपना भगवान मानता है उन पेड़ों को, तो उसको रोकने के लिए हम लड़े। तो उनके अंग्रेजों के जाने के बाद में हमें बता दिया गया कि आप आजाद हो चुके हो और फिर इनका पुलिस प्रशासन आता है। अब आजाद देश में अगर आप कोई भी आंदोलन करते हो, कोई भी आंदोलन किसी भी तरह का करते हो, तो आप देशद्रोही कहलाए जाएंगे। और हमारी जो बेसिक लड़ाई थी अंग्रेजों के खिलाफ में इस देश में हम सांस्कृतिक कोई रिलीजियस या धार्मिक ढांचा उसके हिसाब से हम नहीं जीते आदिवासी। हमारे आदिवासी और देश के कहीं भी या फिर पूरे विश्व के आदिवासी किसी भी धार्मिक ढांचे में नहीं जीता है, वो रिलीजियस यानी अपने कल्चरल बेस संस्कृति से जीता है। तो उसमें होता यह है कि वो अपने पूर्वजों को, जिन पूर्वजों ने हजारों सालों से उस जल जंगल जमीन की संरक्षण किया है और उनकी पीढ़ियों की हड्डियां वहां दफन होगी और वहां फिर पेड़ उग गए। उनकी मेरे पिताजी की अगर मैं मेरे माताजी की अगर मैं मरने के बाद में कहीं उनको दफनाता हूँ और वहां पेड़ पौधे उग जाते तो मैं उस जगत का उत्खनन कैसे होने दूंगा? कोई नहीं होने देगा। भैया वहां तो मेरे माँ बाप की हड्डियां गड़ी हुई है ना। तो ये जो पेड़ पौधे या इतने हजारों सालों का ये जो जंगल है जिसको हम देख रहे हैं, जैसे छत्तीसगढ़ में आप देख रहे हैं डेंस जंगल है ना, जिसे अपना हसदेव और उसके बाद में फिर झारखंड है, उड़ीसा है, वहां तक उसका पूरा सारा का सारा क्षेत्र फैला हुआ है। विदर्भ से लगा हुआ क्षेत्र है, आंध्रा से लगा हुआ क्षेत्र है, जहाँ प्रमुख नदियां है, महानदी है, उसके बाद में वैनगंगा है, कई सारे उधर गोदावरी है। उतनी बड़ी बड़ी नदियां जिस क्षेत्र में है, जहां से प्रवाहित होती है, उस क्षेत्र का भौगोलिक स्थिति बनी रहनी चाहिए। तो आदिवासी कभी भी किसी साधन संसाधन को जमा करने की या जमाखोरी की नीति से नहीं जीता है। वो जितना है उसकी वास्तविकता को पहचानते हुए जितना ज्यादा हो सके मैं उसकी रिस्पेक्ट करूं और मैं खुश रहूं उसकी रिस्पेक्ट करते हुए। सबसे पहले ये कि भैया मुझसे कोई उसके रिस्पेक्ट में जंगल की फॉरेस्ट की रिस्पेक्ट करते हुए आदिवासी देखता है कि मैं कहीं उसके सामने गुनाहगार ना हो जाऊं। बिल्कुल, ये कहा जा सकता है कि प्रकृति के साथ संतुलन बनाने का सबसे अच्छा कार्य आज तक किसी ने किया तो आदिवासी रहा है। हम अगर भगवान के साथ संतुलन बनाते हैं तो हमें देखते हैं ना कि हम चलते हुए किसी भगवान की मूर्ति को पैरने लग जाए। वैसे ही आदिवासी देखता है कि भैया पेड़ पौधों पे तो जिंदा है ना, ऑक्सीजन देता है, लेता क्या है पेड़ हमसे? लेता कुछ भी नहीं है। उस पर कुल्हाड़ी मारेंगे आप तो उसके अंदर से आपको ब्लड ही मिलेगा। जैसा इंसान के अंदर है वैसा उसके अंदर से ब्लड मिलेगा। आप पहाड़ के अंदर अगर उत्खनन करने के लिए जाएंगे तो वहां से भी रेड सॉइल निकलेगा पूरा का पूरा, उसका खून ही है। तो आदिवासी मानता है कि हमें मनुष्य को जितनी चीजों की आवश्यकता है उतनी ही हमें प्रकृति से लेनी चाहिए। हमें उससे ज्यादा अपने आप को सुविधाओं में नहीं डालना चाहिए। हम जब सुविधाओं में डालते हैं तो उसका अनादर करते और फिर उसके हमें गंभीर परिणाम भुगतने पड़ते हैं। तो सर, आपके मत अनुसार भारत देश की आजादी से पहले आदिवासी की स्थिति बेहतर थी वर्तमान की अपेक्षा? जी बिल्कुल, यहाँ षड्यंत्र हुआ है और षड्यंत्र ऐसा वैसा नहीं हुआ। उसमें कांग्रेस तो निरंतर थी। फिर बीजेपी आई, बीजेपी ने देखा कि भैया चोरी लूट हो रही है तो हमें विपक्ष की भूमिका में आना चाहिए। बीजेपी पहले बहुत विपक्ष की भूमिका में काफी मजबूती से आई, फिर वो सत्ता में आई, कांग्रेस विपक्ष में गया, आज वो आदिवासियों की पैरवी करने की बात कर रहे हैं। लेकिन होता यह है कि महाराष्ट्र विदर्भ में जितने भी इनके बड़े लीडर्स है कांग्रेस के, आप देखेंगे जो पूर्व से चला आ रहा है जब से स्टेट बना है और ट्राइबल डिपार्टमेंट आदिवासी विकास विभाग यहाँ का अलग हुआ है, तो जितनी भी आदिवासी आश्रमशाला है अनुदानित उसमें से ज्यादातर कांग्रेस के बड़े लीडर्स के पास में है, उनके कार्यकर्ताओं के पास में है। वहां कई सारे आदिवासी बच्चे मरे हैं 15-20 सालों में जब से डिपार्टमेंट बना है तब से, और कई सारे बच्चों पर बलात्कार भी हुआ है। और जब भी बलात्कार होता है आदिवासी रोड पर आता है
तो भाजपा के और कांग्रेस के नेता गूंगे हो जाते हैं। अगर वो कांग्रेस के नेता की आश्रमशाला है तो भाजपा का नेता गूंगा रहेगा, और भाजपा के आश्रमशालाओं में यानी भाजपा के कार्यकर्ताओं द्वारा संचालित आश्रमशालाओं में अगर बलात्कार होता है तो कांग्रेस का नेता गूंगा हो जाता है। आदिवासियों के लिए चलाई जा रहे हैं ये आश्रमशालाएं जो है ये डिटेंशन सेंटर के तौर पे जारी है, और सरकारी अगर आश्रमशाला है वहां पर भी, या सरकारी अगर कोई यंत्रणा है आदिवासियों विद्यार्थियों के लिए तैयार की गई, तो उसमें भी हमें उसी तरह का समस्याएं नजर आती है। जो भी है आदिवासी आश्रमशालाओं में और उसमें काम करने वाले कर्मचारी वो दिल से जुड़ते नहीं उनसे। अगर आपके घर के बच्चे को आप 4 घंटे तक अपनी नजर से उजल दूर देखे तो आप पूरा मोहल्ला ढूंढने निकल जाते हो, और आदिवासी अपने कलेजे का टुकड़ा, अपना बच्चा आदिवासी विकास विभाग और उन हरामजादों के हवाले कर देता है। और वो करते क्या है, वहां वो मर जाता है, उसके साथ रेप किया जाता है। आप सोच सकते हो कि आपका बच्चा आपके नजरों से दूर कहीं पड़ रहा है, और छोटा बच्चा जिसको समझ नहीं है या समझ आते तक उसको उसे पता ही नहीं उसके साथ में क्या किया गया है। ऐसे कई सारे मामले हैं जो बहुत गंभीर है, और हमारा सीधा सीधा आरोप है कि भाजपा कांग्रेस ये व्यापारियों की पार्टी है। इनके नेताओं के व्यापारिक संबंध है। सुरजागढ़ जैसे प्रकल्प में इन दोनों पार्टियों के नेताओं की बराबर भागीदारी है। सुरजागढ़ में हमारे आंदोलन होते हैं, आदिवासियों को मारा जाता है, नक्सल समर्थक बोल बोल के उन पर केसेस लगाए जाते हैं, दबाव लगाया जाता है कि तुम सुरजागढ़ के विरोध में आंदोलन नहीं करोगे। और ये पूरा का पूरा कांग्रेस और भाजपा द्वारा संयुक्त रूप से चलाया जा रहा अभियान है। ये कोई आदिवासियों के इनका कहना है रोजगार दे रहे, कोई रोजगार नहीं है। और ऐसे रोजगार का क्या करना है जो आपको अपनी जमीन से और अपने घर से विस्थापित कर दे? ऐसा रोजगार हमारे किस काम का है जो हमारी संस्कृति की और हमारी पहचान को ही खत्म कर दे, हमारे अधिकारों को खत्म कर दे? आज आप गढ़चिरौली में अगर आप कहीं अच्छे से डेप्थ एरिया में जाएंगे तो आप देखेंगे वहां नेटवर्क नहीं है। वहां पुलिस वाले आदिवासियों को बुलाते हैं चिट्ठी भेज के कि फलाने को बुलाया जाए, उसको दिन भर बिठाते हैं, सीधा उसको जेल रवानगी कर देते हैं उस पर धाराएं लगाकर। ऐसे ऐसे अधिकार दिए गए हैं। जब देश आजाद हुआ तो हमारे जो यूपी के मुख्यमंत्री गोविंद वल्लभ पंत, और वो भारत के गृह मंत्री भी रहे हैं कांग्रेस शासन में जब देश आजाद हुआ था, तब वो चौथे गृह मंत्री बने कांग्रेस के शासनकाल में, चौथे गृह मंत्री बने। और वो कानून लाया गया आदिवासी क्षेत्रों में, सबसे ज्यादा इसका इस्तेमाल आदिवासी क्षेत्रों में किया गया। अब देश आजादी के पहले ही हमारे देश में अशिक्षा और हर तरह के संचार की कमी थी। सर माफी चाहूंगा, लेकिन मुझे ये बताइए जो कानून लाया गया उस कानून में ऐसे क्या प्रावधान थे जो आदिवासियों के हितों के खिलाफ थे? यह कानून आदिवासियों के हितों के खिलाफ इसलिए था कि आप किसी फोर्स को इतने अधिकार नहीं दे सकते। इस कानून में फोर्स को आर्म फोर्स स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट यह है कि अगर कोई सेना किसी क्षेत्र में अगर किसी भी घर में जाती है, चाहे वो किसी भी कितने भी वक्त तो किसी भी घर में जा सकती है और उस घर की तलाशी ले सकती है। सेकंड, वो किसी को भी अरेस्ट कर सकती है, डिटेन कर सकती है। फिर उसके बाद में आपकी व्हीकल की तलाशी ले सकती है, और अगर उसके द्वारा किसी की हत्या भी कर दी जाती है तो भी उस पर कोई चार्ज नहीं होंगे, उस सैनिक पर किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं की जाएगी। तो ऐसा कानून हमारे देश में लगाने की आवश्यकता ही नहीं, जबकि देश की आजादी में सब लोगों ने लड़ाई लड़ी। अब देश के लिए खतरा कैसे हो सकते हैं वो लोग जो पढ़े लिखे ही नहीं है? इस देश में आदिवासी जो है खतरा कैसे हो सकते हैं? आज भी आदिवासियों की स्थिति, बाकी मुस्लिम देख लीजिए, दलित देख लीजिए, और अन्य जितने भी समाज है इस देश में, सिख देख लीजिए, जैन देख लीजिए, फारसी, और जो भी अल्पसंख्यक और जितने भी समाज है, उन सब समाजों से सबसे ज्यादा बदतर स्थिति किसी की है तो आदिवासी की है। तो आदिवासी कैसे खतरा हो सकता है भाई इस देश के लिए? आदिवासी खतरा देश के लिए नहीं है, आदिवासी खतरा यहाँ के पूंजीवादियों के लिए है, क्योंकि वो रोकता है फॉरेस्ट काटने से, वो रोकता है तो उत्खनन करने से, माइनिंग का। तो जिसको अपने व्यापार में खतरा महसूस होता है वो आदिवासियों को देश के लिए खतरा बता देता है, और सीधा सीधा फिर उन पर आरोप लगा जाता है कि भैया ये किसी विशिष्ट विचारधारा जैसे नक्सलवाद जिसे कहते हैं उससे प्रेरित है। भैया उससे प्रेरित क्यों रहेंगे हम? गढ़चिरौली का आदिवासी बाबूराव शर्मा की विचारधारा से प्रेरित रहेगा ना, जिन्होंने अपने देश के लिए अपने आप को फांसी पर लटका दिया, या बिरसा मुंडा की विचारधारा से प्रेरित रहेगा जिसने देश आजादी के लिए अपने आप को फांसी पर लटका दिया। जबलपुर में जो शंकर शाह रघुनाथ शाह है जिनको तोप से उड़ाया गया मध्य प्रदेश में, उनकी विचारधारा से प्रेरित रहेगा, टंटाबल की विचारधारा से प्रेरित रहेगा। आदिवासी क्यों किसी अन्य विचारधारा से प्रेरित रहेगा? तो यह जो है यह सोची समझी साजिश है, सभी सरकारी साजिश का हिस्सा है, कांग्रेस हिस्सा है, बीजेपी हिस्सा है, और इनका सीधा सीधा व्यापारिक गठबंधन है, कुछ नहीं है। सीधा सीधा ये ढोंग करते हैं आदिवासी की हमदर्दी का। राहुल गांधी जी के अच्छे शब्दों का हम करेंगे क्या? वो बहुत अच्छा बोल रहे हैं आदिवासियों के बारे में, लेकिन उनके नेताओं की साठगांठ है पूरी की पूरी बीजेपी के साथ में।
तो उन अच्छे शब्द, जैसे कोई संत महात्मा आपको बहुत अच्छे शब्दों से बात कर सकता है, लेकिन वो सब के सब भ्रम की तरह होते हैं। वो भ्रमजाल टूटने के बाद में आप अपनी स्थिति में जैसे थे वैसे ही पूर्ववत हो जाते हो। तो हमारी स्थिति परिस्थिति कहीं पर भी नहीं बदली जा रही है और न बदलने दी जा रही है। आज सबसे ज्यादा देखेंगे आप तो पुलिस और प्रशासन और बाकी सबको आदिवासियों के खिलाफ में, खास करके फॉरेस्ट को पूरे के पूरे अधिकार दे दिए गया है कि आदिवासियों को हटाओ या उनकी जमीनों को विस्थापित करो। टाइगर प्रोजेक्ट के नाम पर, किसी भी देश के विकास के नाम, प्रोजेक्ट के नाम पर, सारी की सारी चीजें झूठ है। अगर विपक्ष, अगर भैया अपना काम ईमानदारी से करे तो किसी भी देश में किसी भी पार्टी और किसी भी स्तर का वर्ग रहे वो, और किसी भी संगठन का वर्ग रहे, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, आदिवासी हो, क्रिश्चियन हो, कोई भी वर्ग हो, उसकी सुनवाई होनी ही होनी है। सेटलमेंट होता है ना कि भैया बीजेपी के बारे खिलाफ, अगर बीजेपी का कोई आर्थिक धोरण है और उसमें मुझे 2 रुपए मिल सकते हैं तो मैं पहले चिल्लाऊंगा और फिर बाद में चुप हो जाऊंगा। तो आदिवासियों की स्थिति इन लोगों ने सिर्फ खरीद फरोख्त तक और उनको उनका उपयोग करने तक बनाकर रखी है। हाँ, उस तक सीमित रखी है। उसी के सारे आपको दुष्परिणाम देखने को मिलेंगे। आदिवासियों में कुपोषण, बाल मृत्यु का सबसे ज्यादा प्रमाण आदिवासियों में, माता मृत्यु का प्रमाण सबसे ज्यादा आदिवासियों में। भैया इतनी गंभीर समस्या कहीं नहीं है। बिल्कुल, या फिर कुपोषण जैसे अगर जो सरकार द्वारा परियोजना चलाई भी जाती है, तो वो आदिवासी क्षेत्र में ही चलाई जा रही है। तो इससे साफ समझ में आता है कि आदिवासी क्षेत्र में कुपोषण जैसी जो समस्या है, वो उत्पन्न हो रही है। हम इन सब समस्याओं को, हमारा जो पूरा राष्ट्रीय गणना पार्टी और अलग-अलग आदिवासी बचाव आंदोलन के हमारे साथी और भी कुछ बिरसा ब्रिगेड के हमारे साथी और जितने भी लोग हैं जो काम कर रहे हैं यहाँ पर, और भी अन्य लोग हैं, तो वो सब जानते हैं कि ये क्या हो रहा है और किसके द्वारा तय किया जा रहा है। तो ये राष्ट्रीय गौंडवाना पार्टी का प्लेटफॉर्म जो हम बना रहे हैं और हमने जो विकसित किया है और हम हमारे लोगों को जो लड़ा रहे हैं और जो अपक्ष में भी हम उन लोगों को चुन रहे हैं जो ग्राउंड के और अपने रूट के मुद्दों को लेकर जागरूक है। आप देखेंगे कि हमारे पास में हमने कोई ऐसा बहुत शक्तिशाली और धनवान व्यक्ति को हमने समर्थन भी नहीं दिया है और ना ही हमने ऐसे किसी व्यक्ति को समर्थन दिया है जो किसी पॉलिटिकल पार्टी के फायदे के लिए संबंधित काम कर रहा हो। हमारी ताकत बहुत मजबूत है। आज हम देवरिया आमगांव की सीट जीतने के कगार पे है। रामटेक विधानसभा हम जीत सकते हैं। वहां पर बहुसंख्यांक हमारे साथ में, हमने वहां पर एक तेली कैंडिडेट दिया है जिनकी खुद की संख्या और हिस्सेदारी है। जैसा कहा जाता है, जितनी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी, जितनी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो ओबीसी कैंडिडेट है हमारे पास में। आरवी में हम काफी मजबूत है। आरवी में हमारे भीमा आर्य जी लड़ रहे हैं वहां पर। देवविलास भोगारे जी हमारे देवरिया आमगांव में लड़ रहे हैं। क्रांति केराम जी आरमोरी में लड़ रहे हैं। उमरेठ से हमने संदीप कामड़े जी को टिकट दी है। इधर से हमारे पास में धामनगांव रेलवे से विजय खोबरागड़े जी है। तो हम काफी मजबूत स्थिति में है और आने वाली स्थिति बताएगी कि हम राजनीतिक ही नहीं तो हम जमीनी आंदोलन के साथ में भी साथ में जाएंगे और हमारे आने वाले समय में हम हर राज्य में और हर क्षेत्र में जहां जहां भी आदिवासियों के खिलाफ में जो भी सरकारें और जो भी संस्थाएं, चाहे वो कोई भी कार्यपालिका हो, उनके खिलाफ में हम लोग आंदोलन करेंगे और आदिवासियों को और वहां के किसानों को, मजदूरों को और जो भी वहां का सर्वहारा समाज है उसको साथ में लेकर, विश्वास में लेकर उनके लिए लड़ने का पूर्ण प्रयत्न करेंगे। मतलब जो भी समाज समस्याओं से पीड़ित है, जिस भी समाज का शोषण हुआ है, चाहे फिर वो किसी भी समाज का हो, आप उनके साथ में खड़े हैं, ऐसा आपकी पार्टी की विचारधारा बोलती है। राजू भलावी जी, आपने बिल्कुल सीधा आरोप भाजपा और कांग्रेस पे मढ़ा है कि आदिवासियों के प्राकृतिक संसाधनों की उपेक्षा भाजपा और कांग्रेस का व्यापारिक गठबंधन है। और आपने एक बहुत बड़े क्षेत्र का नाम लिया सुरजागढ़, जो कि गढ़चिरौली क्षेत्र में आता है, और सुरजागढ़ जो कि अपने माइनिंग के लिए जाना जाता है। तो क्या आप हमारे दर्शकों को बता सकते हैं किस तरह की माइनिंग वहां से की जा रही है और किस तरीके से उस क्षेत्र में होने वाली माइनिंग से उस क्षेत्र में निवास कर रहे आदिवासियों के साथ में सर्व समाज के अधिकारों का हनन सरकार कर रही है? वहाँ वो माइंस बेसिकली जो ये गढ़चिरौली का जो पूरा बेल्ट है वहाँ आयरन ओर पाया जाता है। मिनरल्स आयरन ओर कहते हैं उसे। और फिफ्थ शेड्यूल का एरिया है। फिफ्थ शेड्यूल के एरिया में होता यह है कि जो भी रॉयल्टी होगी वो वहाँ की ग्राम सभाओं को दी जाएगी, लेकिन ग्राम सभाओं को कोई और रॉयल्टी नहीं दी जा रही है। ग्राम सभाओं को प्रताड़ित करके, उनको भ्रष्ट करके, या सरकारी यंत्रणा का या वहाँ के कुछ लोकल गुंडे हैं और लोकल उनके जो दबाव दे सकते हैं उन पर, ऐसे लोगों का उपयोग करके उन ग्राम सभाओं को उनके अधिकारों से दूर करके उसका उत्थान किया जा रहा है। किसी को ये देखा जा रहा है कि भैया उन्हें ये समझाया जा रहा है कि ये तुम्हारा यहाँ कोई अधिकार नहीं है।
पुलिस प्रशासन भरपूर दबाव देता है, वहाँ का पक्ष विपक्ष जैसे मैं बोल चुका हूँ, यहाँ दोनों ही साथ में है ना? तो सुरजागढ़ जैसे जो गढ़ में सिर्फ आदिवासी ही नहीं तो अन्य जो समाज है वो भी पूरी तरह से प्रताड़ित है। और हम सुरजागढ़ बंद करो की मांग और उसके साथ में आप नए खदानों को प्रस्तावित करो और ये सब चीजों के साथ में हम चाह रहे कि यानी पूरी तरह से ग्राम सभाओं को विश्वास में लिया जाए। जब कलेक्टर जब ग्राम सभाओं की आम सभाएं लेते हैं कभी भी तो कलेक्टर उनको उनमें से जो चुने हुए कुछ लोग हैं उन्हीं को बुलाया जाता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आई थी, उनको बुलाया गया तो वो उस वक्त भी कुछ चंद लोगों को सामने किया गया। जो लोग विरोध कर रहे थे उन लोगों को 100 किलोमीटर दूर डिटेन कर दिया गया था उठाकर। तो आप समझ सकते हैं कि वहां पे परिस्थितियां काफी विपरीत है। वही नहीं छत्तीसगढ़ हो, महाराष्ट्र हो, मध्य प्रदेश हो, देश में कहीं पर भी स्थितियां वैसी है। ये आज से नहीं है, भूतपूर्व काल से है। अच्छा, आप कांग्रेस का एक मजाक देखिए, कांग्रेस आदिवासियों के बारे में बात करती है। छत्तीसगढ़, झारखंड बहुत सारे राज्य जहाँ पे जो आदिवासियों के राज्य है, वहां से कभी भी किसी आदिवासी को राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं दिया जाता है। भैया आप हमें हमारा प्रतिनिधित्व करने का मौका नहीं देंगे तो हम लोग हमारे खिलाफ हमारे लिए बोलेंगे कैसे? भाजपा बोलती है कि भैया हमने राष्ट्रपति बनाया है, भाजपा बोलती है हमने राज्यपाल बनाया है। अब आप उनको किसी भी तरह से लीजिए, पर आपकी करनी और कथनी में फर्क तो होता ही। तो हमारा सीधा सीधा आरोप यह है कि हम हमारे अस्तित्व के लिए और हमारे समाज के आखिरी आदमी के लिए यह संघर्ष निरंतर जारी रखेंगे। और आप लोग यहाँ तक आए, आप लोगों के और आपके चैनल को शुभकामनाएं। और आप हमारे साथ में बने रहेंगे। सर मैं चाहता हूँ कि हम साक्षात्कार को और भी आगे बढ़ाएं और भी कुछ सवाल है जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ इस क्षेत्र को लेकर के और आदिवासियों की स्थितियों को लेकर के। सर जिस तरीके से राष्ट्रीय गोंडवाना पार्टी, बिरसा ब्रिगेड या और भी अन्य जो गोंडवाना संगठन है वो मजबूती के साथ में अपने लोगों के और सर्वहारी समाज के अधिकारों हितों के लिए बात करते हैं, मुद्दों को रखते हैं या ऐसी कोशिश करते हैं। लेकिन वहीं आपके ही समाज के जो जहाँ जैसे मैं बात करूँ ये विदर्भ क्षेत्र में काफी सीटें आरक्षित है, एसटी आरक्षित है। तो कुछ लोग वहां से भाजपा को भी समर्थित है, कुछ लोग कांग्रेस को भी समर्थित है, कुछ आप लोग अपक्ष भी लड़ रहे हैं और आपकी पार्टी भी लड़ रही है। तो ये जो जाति समीकरणों में ही मनभेद और मतभेद की स्थिति है, ये उत्पन्न क्यों होती है? एक मत क्यों नहीं हो पाते सर? एक मत हम देश आजादी के लिए हुए थे। हर घर से बाप लड़ रहा था, बेटा लड़ रहा था। हर समाज से समाज के प्रतिनिधित्व करने वाले लोग लड़ रहे थे। तब समाज तब देश समाजों में बटा हुआ नहीं था। तब समाज सिर्फ समाज की एक ही जाति थी, उसको देश कहते हैं, उसको राष्ट्रीय प्रेम कहते हैं। उस भावना से जुड़े हुए थे। उस हमने बाहरी दुश्मन से लड़ते हुए उस राष्ट्रीय प्रेम और राष्ट्रीय भावना को बनाए रखा और हम लड़े और कामयाब भी हुए। और जैसे ही हम हमारे उस परिस्थिति से आगे बढ़े और देश बना और फिर हमें ये देखने आया कि हमने देखा कि भैया किसके हिस्से में क्या आना चाहिए। तो जब हिस्सेदारी की बात आती है तो बंटवारे होते हैं। तो बंटवारे हुए। अच्छा यहाँ पे ये कहा जा सकता है कि सत्ता का सुख इंसान को उसके अधिकारों को उठाने से दबा देता है। जी हाँ, तो निरंतर पीढ़िया दर पीढ़िया कांग्रेस में शासन रहा है। बीजेपी भी पीढ़िया दर पीढ़ियों को चला रही है। कैपिटलिस्ट पूंजीवाद जो है आज बीजेपी और बीजेपी भाजपा भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर हावी है पूरी तरह से। अदानी अंबानी ये दिखती ही है कहीं ना कहीं। आरएसएस को उनको आकर डिपेंड करना पड़ता है। तो समझ में आता है कि हर संस्थान और हर चीज कहीं ना कहीं दबाव में चल रही है। और दबाव में चलते हुए वो लोग होगा यही है ना, कोई भी व्यक्ति अपने उपभोग के लिए साधन जोड़ेगा तो वो ऐसी परिस्थितियां निर्माण जरूर करेगा कि समाज में हम कहाँ टुकड़े कर सके, जातियों में कहाँ टुकड़े कर सके और किस तरह से सत्ता में रहे। ये छोटी सी बहुत छोटी सी बात है कि हम अपने स्तर को बहुत नीच और निचता के तौर पर लेके जा रहे हैं। और जो समाज जो देश किसान और मजदूर और आदिवासी और बाकी जो वर्ग है उनके मेहनत पर निर्भर है, उन्हें हम धुतकार रहे हैं। तो माननीय राकेश भालावी जी, आपके इस क्रांतिकारी विचारों को हमारे चैनल के साथ साझा करने के लिए हमारी न्यूज़ टीम आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करती है, धन्यवाद अदा करती है और आपको और आपकी पार्टी को अशेष शुभकामनाएं देती है कि आप इस विधानसभा क्षेत्र में निश्चित ही विजय प्राप्त करेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद साथी, जोहार, जय बिरसा।